आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे अभी तक अपन ने अल्केन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा, तो उसी तरह से बाकी किन किन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास सेम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अपन ने मॉलिक्यूल कंसिडर किया 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक, 1,2 डाइक्लोरोइथेन में कार्बन 1 मतलब C1C2 के अकॉर्डिंग या C1C2 के अलोंग अपन कंफर्मेशंस को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन एज इट इज वैसे ही न्यूमन प्रोजेक्शन बना लेते हैं जो न्यूमन प्रोजेक्शन अपन ने पहले ब्यूटेन के लिए C2C3 के अबाउट बनाया था। यहाँ पे क्या किया, सेम केस, क्लोरीन ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, पीछे वाले पार्ट में अगर यहाँ पे देखूं, फ्रंट कार्बन हो गया ये वाला, रियर कार्बन हो गया सर्कल वाला, यहाँ पे अपन ने H और H वाला पार्ट लगा दिया। वही सेम केस, थीटा अभी कितना है, थीटा यहाँ पे 0, CCl बॉन्ड और CCl बॉन्ड। ठीक है, फिर से एक बार विजुलाइज कर लो उसको, ये वाला पार्ट आपका Cl, ये वाला पार्ट आपका Cl यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, और इधर अगर देखो तो ये हाइड्रोजन हो गया एंड सिमिलरली ये वाला पार्ट हाइड्रोजन हो गया। दिस इज कॉल्ड प्योर एक्लिप्स या कह सकते हो फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म हमारे पास दे रखी है। अब क्या किया अपन ने, वही सेम केस जैसे वहां पहले किया था, 60 डिग्री का रोटेशन करवा दिया। 60 डिग्री का रोटेशन अगर मैं करवाऊंगा तो रेस्पेक्टिवली इधर क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, देन इधर H आ गया और ये H वाला पार्ट आ गया। ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन हो गया। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट वाला पार्ट है, फिर 60 डिग्री का रोटेट करवा दिया तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन वी आर एबल टू हैव Cl, इधर हो गया H। 60 डिग्री का रोटेशन करवाने की वजह से Cl वाला जो एलिमेंट है जो पीछे रियर कार्बन पे है वो हाइड्रोजन के पीछे, हाइड्रोजन Cl के पीछे और H के पीछे H। राइट, अभी यहाँ देखोगे डाइहेड्रल एंगल थीटा 0 डिग्री है, थीटा यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल का वैल्यू हो गया 120 डिग्री। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़ूं, नेक्स्ट वाला पार्ट फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन करवाया तो वी आर एबल टू गेट सच स्ट्रक्चर। ये अपने पास बन गई ऐसी, ये Cl है, H है यहाँ पे, मोर ओवर इस जगह पर अगर देखूंगा नेक्स्ट वाला पार्ट इधर Cl है, देन यहाँ पे H है और ये H है। फिर थीटा अगर देखूंगा तो कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। डन, तो ये हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स अपन ने बना ली, न्यूमन प्रोजेक्शंस बना लिए विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डायहेड्रल एंगल। एक बार फिर से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं समझूं तो रेस्पेक्टिवली यहाँ क्या हो गया, ये तो हो गया एनर्जी वैल्यू, ये हो गया हमारे पास थीटा का वैल्यू। राइट, डायहेड्रल एंगल सेम केस बेटा, क्या करोगे, सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पे कौन सी वाली फॉर्म है हमारे पास, फुल्ली एक्लिप्स्ड। राइट, इसको अपन ने नाम दिया ही था पहले भी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गॉच फॉर्म। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दी गॉच फॉर्म। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास एक्लिप्स्ड है लेकिन इसमें आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के आगे पीछे नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दी पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर हो गया तो ये वाला पार्ट जो है दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज व्हाट, दी एंटी फॉर्म। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे बना दिया फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स के बाद 60 डिग्री अगर गए, एनर्जी वैल्यू डाउन हुआ क्योंकि स्टेबिलिटी वैल्यू बढ़ गई, ये बन गया हमारे पास गॉच वाली फॉर्म। एक एनर्जी मिनिमा आ गया यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर। फिर फर्दर 60 डिग्री के ऊपर पार्शियली एक्लिप्स्ड, अगेन एनर्जी वैल्यू विल बी गेटिंग राइज्ड। राइट, ये हो गया हमारे पास पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म के लिए। फिर उसके बाद थीटा 60 डिग्री अगर फर्दर हुआ, कौन सी वाली फॉर्म होगी बच्चे, दिस इज कॉल्ड एंटी फॉर्म, है ना। 180 डिग्री, एंटी का स्टेबिलिटी जो है वो गॉच वाले से ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई इसकी जो एनर्जी वैल्यू होगी वो रिस्पेक्टिवली गॉच से कम आ जाएगी। क्लियर, लाइकवाइज यू कैन सी। अब उसके बाद आगे बढ़े, 180 डिग्री से अगर आगे चला तो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा कौन सा, 240 डिग्री। ठीक है, हर 60 डिग्री के ऊपर वी आर एबल टू गेट दी confirmation in which a pure eclipse and or staggered kind of forms are obtained। ठीक, 240 डिग्री हो गया, दिस इज अगेन पार्शियली एक्लिप्स हो गया। देन उसके बाद फर्दर अगर आगे गए वी आर गेटिंग दी गॉच फॉर्म। ये फिर से हमें यहाँ पे गॉच फॉर्म मिल गई 300 डिग्री पे। और देन उसके बाद अगर मैं आगे गया तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास फिर से यहाँ पे जो आ गया, दिस इज कॉल्ड फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो वी आर बेसिकली एबल टू गेट दी, ये हो गया 300 डिग्री पे, और दिस इज नथिंग बट दी गॉच फॉर्म। तो दीज आर दी अगेन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दी 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स हो गए जहां पे हमारे पास ऐसे 1,2 कार्बन के रेफरेंस में अगर मैं अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूं तो वी आर एबल टू गेट दी सेम काइंड ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, और अगर एग्जांपल इसमें लिखूं तो कहां पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैच करता है, कौन सा सिमिलरिटी वाला मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमारे पास ये रहे। तो जैसे ये एग्जांपल वाला पार्ट हुआ तो इसको मैंने दे दिया यहाँ पे नंबर 6।
उसके बाद में अगर यहाँ पे लूं लाइक अगर जैसे दे दिया ब्रोमीन CH2 देन यहाँ पे दे दिया ब्रोमीन 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसमें भी अगर अपन C1C2 के अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करें आइडेंटिकल मिलेगा, एग्जैक्टली सेम। बस ये ध्यान रखना कि आपके पास ये जो एनर्जी गैप है राइट, जिसको अपन ने नाम दिया था क्या, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट दी रोटेशनल एनर्जी बैरियर। तो ये जो एनर्जी गैप है हमारे पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेबल फॉर्म और दी अनस्टेबल फॉर्म्स, मतलब एक फुली एक्लिप्स फॉर्म को अक्वायर करने के लिए हमारे पास एनटी से इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे को होगी, दिस इज नोन एज व्हाट दी रोटेशनल एनर्जी बैरियर। अब हमारे पास एक तो ये वाला पार्ट हो गया, देन इसके बाद अगर मैं देखूं Cl ले लिया, CH2 ले लिया, CH2Br ले लो, ये वाला पार्ट लोगे तो भी आपके पास मोर ओवर वही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएगा। और ऐसे ही देयर आर दी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट वी कैन कंसीडर इन दिस पार्ट। ठीक है, अब अपन ये समझते हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं जहां पे हमारे पास रेस्पेक्टिवली गॉच फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी वाली फॉर्म से ज्यादा होती है। अभी अगर आप देखोगे तो उसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज एंटी हाईएस्ट। एंटी के बाद आ गया हमारे पास कौन सा, गॉच। गॉच के बाद आ गया हमारे पास पार्शली एक्लिप्स्ड, और पार्शली एक्लिप्स्ड के बाद आ गया फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया राइट। अब इसमें अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखूंगा तो ये वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है कुछ केसेस में चेंज हो सकता है। तो हम समझते हैं उन केसेस के लिए जहां पे गॉच का स्टेबिलिटी एंटी वाले से ज्यादा होता है। लेट्स सी दोस पार्ट। वेल अब जैसे आगे बढ़े तो उसमें लिखा अपन ने स्टेबिलिटी फॉर द गॉच फॉर्म इज हायर देन द एंटी फॉर्म इन देयर प्योर फॉर्म। तो अभी जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखे थे तो उसके अंदर तो हमारे पास ये था कि एंटी का स्टेबिलिटी जो था वो गॉच वाले से ज्यादा था। अब जैसे मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं OH CH2 CH2 OH, ठीक है, इथेन 1,2 डाइओल। अब इथेन 1,2 डाइओल के लिए अगर बाय द वे अपन इसका फॉर्म बनाए गॉच और एंटी वाला फॉर्म तो किस तरह से दिखाई देगा हमारे पास। तो ये ले लिया बेटा अपन ने OH H और H, ये तो गया फ्रंट कार्बन। C1C2 के अबाउट अपन यहाँ पे ले रहे हैं, इसको एक नाम और देंगे अपन यहाँ पे, दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज व्हाट द इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, अब इथिलीन ग्लाइकोल की अगर बात कर रहे हैं तो फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक OH हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे देखूंगा तो OH H और ये H वाला पार्ट हो गया। अब इस OH का हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन के जो साथ OH जुड़ा हुआ है उसके साथ इसकी क्या होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट्स प्योर फॉर्म राइट। अच्छा, दूसरा वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो इस जगह पे OH H H, ठीक है, और यहां पे हमारे पास जो ले लिया वो OH और H ले लिया। दिस इज द एंटी फॉर्म। ये वाली फॉर्म कौन सी हो गई मेरी, गॉच वाली फॉर्म, GAUCHE, ठीक है, गॉच वाली फॉर्म हो गई। और ये वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, एंटी वाला फॉर्म। नॉर्मली एंटी वाला ज्यादा स्टेबल था, लेकिन इस केस में अगर बात करें तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हमारे पास किस चीज का ज्यादा आएगा, दैट विल बी नथिंग बट विद दी गॉच फॉर्म। अब रीजन सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे कि प्योर फॉर्म के अंदर जब अपन ने कंपाउंड को लिया तो गॉच फॉर्म के अंदर तो इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे OH और इस OH के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस 180 होने की वजह से या एंगल 180 होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू हैव द इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दिमाग में जैसे एक बात आ जाए कि सर ये वाला जो OH है वो इस हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग कर सकता है क्या, तो ये हाइड्रोजन देखो बेटा ध्यान से, ये अटैच्ड है कार्बन के साथ। ये वाला पार्ट हाइड्रोजन देखोगे अटैच्ड है कार्बन के साथ। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उतनी पोलैरिटी नहीं रखता जिससे कि हमारे पास OH के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो कर सके, जिसको अपन मोर ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे रहे हैं। तो C से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन O के साथ, ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग लेस स्टेबिलिटी एंड दिस इज हैविंग दी मोर स्टेबिलिटी। एक और डाउट आता है दिमाग में कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि इसको प्योर एक्लिप्स फॉर्म में बना लेते। प्योर एक्लिप्स फॉर्म में बनाते तो भी तो एक्चुअली OH के पास नहीं रहता, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती, उसकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती। लेकिन उसमें हमारे पास एक ड्रॉबैक ये होता कि अगर हम यहाँ पे इसका प्योर एक्लिप्स फॉर्म बना रहे होते या फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म अगर बना रहे होते, लाइक वाइज ये जैसे OH के पीछे OH ले लिया, H और H वाला पार्ट ले लिया, तो आप ये देखोगे कि इन केसेस में तो हमारे पास क्या है, बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। यहाँ पे अगर देखूंगा तो बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो क्या हो रही है हमारे पास, मिनिमम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है लेकिन साथ में रिपल्शन भी सस्टेन करना पड़ रहा है। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अगर बात करें तो इन दैट केस दिस इज अ बेटर फॉर्म रादर देन एक्लिप्स काइंड ऑफ फॉर्म्स। तो हमारे पास मेन कंपटीशन जो हो रहा है वो हो रहा है एक तो गॉच वाली फॉर्म में और एक हो रहा है किसमें, एंटी वाली फॉर्म में। समटाइम्स एंटी आर हैविंग द हायर स्टेबिलिटी एंड समटाइम्स द गॉच इज हैविंग द हायर स्टेबिलिटी।
एक क्वेश्चन जो हमारा जेई में आ चुका है उस वाले एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था जेई एग्जाम के अंदर, एडवांस वाला एग्जाम हमारा, वो ये कि OH CH2CH2F, ठीक है, 2 फ्लोरो इथेनॉल। अब 2 फ्लोरो इथेनॉल की अगर बात करें, C1 C2 के अबाउट अपन ने यहाँ पे कंफर्मेशन को ड्रॉ किया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को अरेंज करना था। तो क्या था हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज, यहाँ पे क्या ले लिया, दिस इज टेकन एज व्हाट दी OH, यहाँ ले लिया अपन ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, पीछे वाला कार्बन लिया अपन ने यहाँ पे, पीछे वाले कार्बन में पहले गॉच वाली फॉर्म लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट हुआ, इधर H हो गया और H वाला पार्ट हो गया। इसमें अगर मैं देखूं नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल तो क्या क्या हो गया, इधर OH हो गया, H हो गया, यहाँ पे लगा देते हैं फ्लोरीन, ये हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आप ये देखो बेटा कि इधर वाले पार्ट में जो OH है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, उसकी तो बॉन्डिंग हो जाएगी इंट्रामोल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। यहाँ जो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है उसका बेसिकली F के साथ इतना डिस्टेंस हो गया कि यहाँ पे इंट्रामोल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इन दैट केस अगेन यहाँ भी किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, गॉच का स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा है, और बाकी जो फॉर्म्स होती है एक्लिस वाली पार्ट, उनकी स्टेबिलिटी तो से रिलेटिवली कम रहेगी। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं जिनके अंदर उनकी प्योर फॉर्म में गॉच का स्टेबिलिटी एंटी वाले से ज्यादा होता है। सी कौन कौन सा पार्ट हो गया, जैसे आप यहाँ पे लगा लो OH CH2 इधर वाले पार्ट में आपने क्लोरीन ले लिया, ये वाला पार्ट लिया, अगेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना, इसमें भी गॉच का स्टेबिलिटी जो है वो एंटी से ज्यादा होगा। C से जुड़ा हुआ OH इस C से जुड़े हुए Cl के साथ गॉच वाली फॉर्म में एग्जैक्टली इसी तरह से H बॉन्डिंग एग्जिबिट करेगा, राइट। फिर अगर मैं यहाँ पे और आगे देखूं तो इधर ले लिया मैंने OH CH2 देन यहाँ ले लिया CHO, राइट। इसमें भी अगर अपन बात करें इस बॉन्ड के अलोंग अगर अपन देखें तो अगेन वी विल बी एबल टू से दैट कि गॉच का स्टेबिलिटी जो है एंटी से ज्यादा होगा। डायग्राम्स बेटा इसको देखते हुए आप उन सब का भी ऐसे कैसे ही ड्रॉ करोगे, क्लियर है। वेल और देखो जरा एग्जांपल्स, यहाँ ले लिया लाइक OH ले लिया CH2 कीप दी NO2 ग्रुप, NO2 में N डबल बॉन्ड O, ये वाला जो पार्ट है वो रेस्पेक्टिवली हमारे पास OH के O के साथ, OH के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और आगे देखो नेक्स्ट वाला पार्ट, लेट अस टेक दिस इथिलीन डाइएमीन NH2 CH2 देन NH2 ले लो। ये सब बेटा प्योर फॉर्म के अंदर अपन कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के अंदर अपन ने डाल रखा, सॉल्यूशन के रेफरेंस में भी एक एग्जांपल अपन और कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिया तो अगेन दैट हैज अ मोर स्टेबिलिटी फॉर द गॉच फॉर्म, NH2 CH2 NH2 वाला पार्ट। देन आगे आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 15 पे, और यहाँ पे कंसिडरेशन ले लो, इधर आपने NH2 ले लिया, CH2 लिया, इधर OH वाला पार्ट ले लिया, इस कार्बन के अबाउट, मतलब CN बॉन्ड और CO बॉन्ड इन दोनों को रेफरेंस में रखते हुए डाइहेड्रल एंगल देख रहे हैं अपन। तो यहाँ भी अगर दिया तो रेस्पेक्टिवली गॉच का स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा। और ऐसे और भी केसेस हैं जहां भी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या कोई इंट्रामोलिकुलर ऐसा इंट्रैक्शन हो रहा है जो गॉच में अवेलेबल है और एंटी में अवेलेबल नहीं हो रहा, तो फिर गॉच का जो स्टेबिलिटी है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो बात समझ आई इसमें, ठीक। और अगर एग्जांपल देखो तो लेट अस टेक दिस पार्ट, ये आपने जैसे यहाँ पे लिया NH3+, इधर हो गया आपका CH2 देन CH2 और यहाँ पे हो गया COO-, ठीक है। बीटा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप दे रखा है COOH के रेफरेंस में, तो एक NH3+ COO- है। इसमें भी अगर आप देखोगे कार्बन के अबाउट, तो गॉच का जो स्टेबिलिटी है वो एंटी वाले से ज्यादा होगा। दीज आर दी एग्जांपल इन विच गॉच फॉर्म हैज मोर स्टेबिलिटी देन दी एंटी फॉर्म, फाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इस तरह की फॉर्म। अब अपन सॉल्यूशन बेस्ड, मतलब अगर किसी कंपाउंड को अपन अलग अलग मीडियम में डालते हैं तो उसके अंदर कौन सी वाली फॉर्म उसकी ज्यादा स्टेबल होगी, कम स्टेबिलिटी होगी, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया सक्सिनिक एसिड, लेट अस टेक द क्वेश्चन इन दिस वे, ठीक है। ड्रॉ दी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ड्रॉ दी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन फॉर सक्सिनिक एसिड, ठीक है। दो पार्ट इसके, कौन कौन से दो पार्ट, नंबर 1 ए इन pH इज इक्वल टू 12, सेकेंड पार्ट ले लिया अपन ने इन pH इज इक्वल टू 2, राइट। अपन ने सक्सिनिक एसिड को दो अलग अलग मीडियम में रखा, जिसमें एक केसेस में जो pH की वैल्यू है वो दे रखी है 12 और एक केस में pH की वैल्यू दे रखी है 2।
यहां पे अगर मैं कहूं तो ये वाला पार्ट हमारे पास कौन सा हो गया, दिस इज नथिंग बट स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम हो गया, बेसिक। और ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा मीडियम हो गया, हमारा एसिडिक मीडियम हो गया। अब आप ऐसे देखो बच्चे कि जब आप सक्सेनिक एसिड को, फॉर्मूला मैं बता दूं सक्सेनिक एसिड का, ये हो गया हमारे पास CH2, इधर हो गया COOH, फिर इधर हो गया CH2 और ये हो गया COOH। अब ध्यान से देखना बेटा कि जैसे अपने को मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करना है सक्सेनिक एसिड का और दो अलग अलग मीडियम दे रखे हैं, राइट। सॉल्यूशन सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज करना, पहले दिमाग लगाना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेनिक एसिड, और इसके सक्सेनिक एसिड के रिस्पेक्ट में कौन सी फॉर्म pH 12 पे सबसे अच्छी बनेगी या सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगी, कौन सी फॉर्म pH 2 पे सबसे अच्छी बनेगी, ये आपको चेक करना है। देन वीडियो को कंटिन्यूएशन में जब देखोगे तो रेस्पेक्टिवली तुमको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि इस वाले पार्ट में दोनों मीडियम का क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर है, राइट। वेल, अब जैसे यहां पे अगर बात करें तो CH2COOH, CH2COOH ये लिया अपन ने स्ट्रांगली बेसिक मीडियम के अंदर। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम के अंदर क्या होगा मेरे पास, ये रहा बेस, जैसे NaOH KOH कुछ भी ले लिया इस तरह से। अब जब बेसिक मीडियम होगा तो बेस का काम होता है कि आप प्रोटोन एब्स्ट्रक्शन करना, प्रोटोन एब्स्ट्रक्शन करने का काम रहेगा। तो जब मेरे पास बेसिक मीडियम होगा तो ये जो एसिडिक H होगी ये दोनों अपन ने यहाँ पे निकाल ली। अब ये इससे लिख लो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन सक्सेनिक एसिड अबाउट C2C3 बॉन्ड, है ना, सो दैट और थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्लियर हो जाए कि भाई अपन कौन से बॉन्ड के अलोंग कंसिडरेशन में देख रहे हैं। तो दिस इज द बॉन्ड बाय विच वी आर एबल टू ड्रॉ द कन्फर्मेशंस। अब अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ OH माइनस लिया तो इधर हो गया CH2, देन यहाँ पे हो गया COO माइनस, फिर ये हो गया CH2 और ये भी क्या हो गया COO माइनस। ठीक है, मतलब हमारे पास ये जो फॉर्म बनेगी वो कौन सी वाली फॉर्म बनेगी, इसकी डाई एनायन फॉर्म्स। क्यों, क्योंकि आपने कौन सा वाला मीडियम ले लिया, बेसिक मीडियम ले लिया। अब जब डाई एनायन फॉर्म बन गई और मुझे इस वाली फॉर्म का रेस्पेक्टिवली C2C3 के अबाउट, किसके अबाउट, C2C3 के अबाउट एक्चुअली फॉर्म ड्रॉ करना है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसे देख सकता हूं, वेल सी ये दे दिया अपन ने यहाँ पे COO माइनस, इधर हो गया H और H, ये इस कार्बन के अलोंग दिखा दिया, दूसरे वाले कार्बन के अलोंग देखूंगा तो दोनों हाइड्रोजन है और COO माइनस है। अब अगर मैं COO माइनस को यहां रखता हूं तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आयन आपके पास क्या हो गया, एडजेसेंट साइड पे आ गए और 60 डिग्री पे आ गए, दिस इज गॉस पोजीशन। यहां पे अगर बाय द वे इसी को देखोगे तो क्या हो गया, COO माइनस H H, ये बनाया आपने COO माइनस H और H। अब आप खुद ही देख के बता दो इन दोनों फॉर्म्स में से कौन सी वाली फॉर्म्स रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर इज व्हाट, द सेकंड फॉर्म। यह क्या होगी कि ये वाली फॉर्म कौन सी हो गई, एंटी, और ये वाली फॉर्म कौन सी हो गई हमारे पास, गॉच फॉर्म हो गई। अब ये समझना कि जब बेसिक मीडियम की जगह अपन एसिडिक मीडियम रख रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में कौन सी वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो रही है। अब एसिडिक फॉर्म अगर बाय द वे रहेगी या एसिडिक मीडियम अगर अपने पास यहां पे रहेगा तो रेस्पेक्टिवली जो सक्सेनिक एसिड है हमारे पास COOH CH2 COOH, दिस इज इन एसिडिक मीडियम remains with COOH, है ना, कौन सी फॉर्म के अंदर रहेगा, COOH। एक और चीज समझना कि जब अपन किसी भी वीक एसिड वाले पार्ट को, ठीक है, किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं या कह सकते हो कि ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रखते हैं कि जहां पे हमारे पास ऑलरेडी H+ अगर है तो ड्यू टू द कॉमन आयन एक्चुअली इस एसिडिक लेस एसिडिक कंपाउंड का जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस कर जाता है। यानी कि अगर बाय द वे किसी वीक एसिड वाले पार्ट को किसी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रखा तो वीक एसिड का जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस कर जाता है। तो जो आयनाइजेशन की वजह से हमें यहाँ पे COO माइनस मिला था वो यहाँ पे COO माइनस नहीं मिल रहा, वो किस वाली फॉर्म में है, COOH और COOH। क्यों, क्योंकि हमने कौन सा मीडियम रखा हुआ है, एसिडिक मीडियम। अब अगर बाय द वे इसका फॉर्मेट हमारे पास COOH वाला ही रहा तो रेस्पेक्टिवली अगर मैं इस फॉर्म को बनाऊं तो आप ये देख लो, इधर आपने लिखा COOH, ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म बना के लिख दी इसको इस तरह से, और यहाँ पे भी अगर बाय द वे देखूंगा तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, COOH, अगेन इसको भी एक्सटेंडेड फॉर्म से बना के रखा। तो आप देखना कि इसमें अगर 60 डिग्री का एंगल है COOH एंड COOH तो उसमें एक साइड का OH दूसरे साइड के C डबल बॉन्ड O वाले के साथ क्या शो करेगा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर मैं इसी की दूसरी फॉर्मेट बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, ये COOH हो गया, H हो गया
और यहाँ पे भी अगर बाय द वे रखें तो ये अपने पास हो गया COOH, इधर भी क्या हो गया H और H वाला पार्ट हो गया। अब आप ये देखोगे तो इस वाले केस में तो हमारे पास H बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन इस वाले फॉर्म में इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका O यानी कि C डबल बॉन्ड O या फिर इसका OH दूसरे के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व मत करा देना। ये तो कार्बन का हाइड्रोजन है, आप कहो कि यहाँ पे ये COOH है, बोले सर ऐसा करो इसका इसके साथ H बॉन्डिंग करा दो, तो ये वाला कोई H बॉन्डिंग वाला पार्ट नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इनमें कोई H बॉन्डिंग वाला पार्ट नहीं रहेगा। तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे आप देखोगे तो स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास कौन सी फॉर्म की ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी हमारी गॉच की ज्यादा है, किससे, एंटी वाली फॉर्म से। फाइन, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी दैट कि हमारे पास गॉच का स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होता है फॉर COOH मतलब सक्सेनिक एसिड इफ दे आर केप्ट इन द एसिडिक मीडियम, और अगर बाय द वे मीडियम बेसिक है यानी कि जब pH 12 है तो pH 12 में एंटी फॉर्म का स्टेबिलिटी हमारा गॉच वाली फॉर्म से ज्यादा है। ठीक है, तो मीडियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको कोई जनरल पार्ट दे रखा होगा कि लाइक इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी या इस कंपाउंड का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप उसको प्योर फॉर्म के कंसिडरेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है? ठीक, अब अपन आइडेंटिफाई करते हैं इन्हीं के अंदर डायपोल मोमेंट को, कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्फॉर्मेशंस। ठीक है,